हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश राइटर जॉन कासवर्दी का एक बहुत ही बढ़िया प्ले पढ़ेंगे जिसका टाइटल है जस्टिस। ये प्ले पब्लिश हुआ था 1910 में। इसमें 4 एक्ट हैं। इसमें जॉन कासवर्दी ने लीगल सिस्टम फेल हो जाने के बारे में बात की है। इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है फॉल्डर, उसके थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ब्रिटिश प्रिजन की कंडीशन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, दिस वाज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वीडियो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस प्ले की स्टार्टिंग होती है जेम्स हाउ एंड सन से, जो कि एक सॉलिसिटर्स का ऑफिस होता है। यहाँ पे एक यंग मैन होता है जिसका नेम है फॉल्डर, जो कि यहाँ पे जूनियर क्लर्क है। उससे मिलने एक वुमेन आती है और उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। वो फॉल्डर के बारे में पूछती है कि फॉल्डर कहाँ पे है। एक्चुअली ये जो वुमेन आई है इसका नेम है रुथ हनीविल। रुथ हनीविल एक मैरिड लड़की है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन फॉल्डर उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और प्लानिंग कर रहा है कि उसके साथ भाग के शादी भी करेगा, क्योंकि जो रुथ हनीविल का हस्बैंड होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी के साथ उसको ट्रीट करता है और बहुत ही ज़्यादा वो एक ड्रिंक भी करता है। मीन्स रुथ हनीविल का जो हस्बैंड है वो एक ड्रंकर्ड है। रुथ हनीविल उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ भाग जाऊं, और वो उसको प्यार भी बहुत करती है। अब जब ये यहाँ पे ये सब केस चल ही रहा होता है, तभी उस ऑफिस का जो सीनियर क्लर्क होता है जिसका नेम होता है रॉबर्ट कॉक्सन, उसको ये पता चलता है कि उसने एक चेक इशू किया था, जो चेक 9 पाउंड का था, लेकिन फॉल्डर ने उसमें फोर्जरी की और उसको जो 9 पाउंड का चेक था उसको 90 पाउंड का चेक बना दिया, क्योंकि वो रुथ हनीविल की हेल्प करना चाहता था, उसके साथ यहाँ से जाना चाहता था। उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसके पास पैसे कहाँ से आते, क्योंकि वो तो एक जूनियर क्लर्क था। तो उसने सोचा कि अभी वो इस तरीके से फोर्जरी करके पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा और बाद में वो पे कर देगा, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही ये बात सबको पता चल जाती है। अब ये जो कॉक्सन होता है, रॉबर्ट कॉक्सन, जो सीनियर क्लर्क था, वो उसके साथ सिंपैथी दिखाता है। सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उस जो फर्म का जो जूनियर पार्टनर था जिसका नेम था वॉल्टर हाउ, वो भी बहुत सिंपैथी दिखाता है। लेकिन जो इस फर्म का सीनियर पार्टनर था जेम्स हाउ, वो इस बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाता और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और फॉल्डर को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जो फॉल्डर है वो पुलिस की कस्टडी में है। अब एक एडवोकेट को हायर किया जाता है इसकी बेल कराने के लिए, जिसका नेम होता है हेक्टर फ्रोम। हेक्टर फ्रोम काफ़ी कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन वो कोर्ट में साथ में ये भी कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट ने इस तरीके की हरकत की है, फोर्जरी की है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन ज़रा आप ये सोचें, वो रिक्वेस्ट करता है जज से, पैनल से रिक्वेस्ट करता है कि ज़रा सा आप ये भी सोचें कि इसने गलती तो की है, बट इसने जो गलती की है वो एक लड़की की हेल्प करने के लिए ही उसने गलती की है। उस लड़की की हेल्प, जिसकी हेल्प कोर्ट भी नहीं कर रहा था, पुलिस भी नहीं कर रही थी और कोई भी नहीं कर रहा था। वो लड़की जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन जब उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था तब उसने ऐसा काम किया, क्योंकि उस लड़की के पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। या तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहे जो उसके साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव करता है, या तो उसके साथ रह के उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो किसी वर्क हाउस में जाके काम करे, या फिर वो स्ट्रीट में खड़े होकर अपनी बॉडी को सेल करे। उसके पास यही ऑप्शंस हैं। तो वो जो हेक्टर फ्रोम होता है वकील, जो कि इसके साइड से था, फॉल्डर के साइड से, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि इस यंग मैन की लाइफ को ना ख़राब किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं सुनी जाती और उसको 3 साल की जेल हो जाती है। केवल जेल ही नहीं होती, बल्कि उससे कहा जाता है कि तुम्हें उस जेल में रह के काम भी करना पड़ेगा। वो काम लाइट भी हो सकता है और वो काम हार्ड भी हो सकता है, जिसको बोला जाता है पैनल सर्विट्यूड। पैनल सर्विट्यूड का मतलब भी होता है कि जेल में रह के आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी काम आपको दिया जाएगा।
अब उसके बाद वो जो जिस फर्म में फाल्डर काम करता था वहाँ का जो सीनियर क्लर्क था कॉक्सन, वो इससे मिलने आता है प्रिजन में, क्योंकि रुथ मिलना चाहती थी इससे, लेकिन रुथ को परमिशन नहीं मिलती कि रुथ यहाँ पे इससे मिल पाए। तो रुथ बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और मुझे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो केवल एक ही सहारा था फाल्डर का, जो कि इस टाइम पे जेल में बंद है। अब जो फाल्डर की सज़ा थी वो पूरी हो जाती है, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर निकलता है तो पूरी तरीके से एक ब्रोकन मैन में कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरीके से अंदर से ब्रेक हो चुका है। अब वो रुथ से मिलता है। रुथ और ये दोनों ही मिलके उसी सॉलिसिटर ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे पहले ये काम करता था, और रुथ काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि आप इसको एक चांस और दो काम करने का, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। ये यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुका है, अगर ये यहाँ पे काम करेगा तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी काम नहीं देता, कोई भी काम नहीं देता, और फिर से ये परेशान हो जाता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जो फाल्डर है वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो रुथ की केयर तो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। फाल्डर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि रुथ मेरे बिना रह सकती है, क्योंकि जब मैं नहीं था मेरी एब्सेंस में उसने अपने आप को मैनेज तो किया ही था ना, उसने अपने आप को बेच के मैनेज किया था, तो कोई बात नहीं, जैसे उसने अभी तक मैनेज किया था वो फिर से मैनेज कर लेगी। तभी एक पुलिसमैन पहुंचता है और फाल्डर से कहता है कि तुम फेल हो गए हो, क्योंकि जब तुम यहाँ से बाहर निकले थे तो तुम्हें पैरोल के डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे, जिसको बोला जाता है टिकट ऑफ लीव मैन। छोड़ने से पहले जब तुम्हें जेल से आज़ाद किया गया था, तुमको बाहर निकाला गया था, तो तुमसे कहा गया था कि तुम अपने पैरोल के कागज़ जमा कर देना, पर तुमने जमा नहीं किए, और इस वजह से अब तुम्हें है ना फिर से वहाँ पर चलना पड़ेगा, अथॉरिटी के पास तुमको चलना पड़ेगा। जो फाल्डर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सोचता है कैसा मेरा भाग्य है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बड़ी मुश्किलों से तो बाहर निकला था और फिर से मेरे साथ चीज़ें कैसी हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने आप को जो अप स्टेयर्स की विंडो होती है वहाँ से अपने आप को थ्रो कर लेता है और वो नीचे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये जो प्ले है वो एंड्स होता है एक सीनियर क्लर्क के वर्ड्स के साथ। वो जो सीनियर क्लर्क था वो काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करता है कि शायद ये बच जाए, लेकिन इसको नहीं बचा पाता। और जब ये प्ले फिनिश होता है तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स के साथ फिनिश होता है। लिखा था उसमें, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज़ सेफ विद जेंटल जीसस। और इसके साथ ही ये प्ले यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से जस्टिस जो इस प्ले का टाइटल है वो बिल्कुल भी फाल्डर को नहीं मिलता, और किस तरीके से फाइनली वो इतना ज़्यादा अंदर से ब्रेक हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।